हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 12 मई 2018 का क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट का सलूशन करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का है। पीछे अपने जो लेक्चर अपलोड किए थे उसके अंदर यूपीएमआरसी के क्वेश्चन पेपर था 2021 का। ओके, तो आज अपने करते हैं लखनऊ मेट्रो का। काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं अपने उनको कंटिन्यूसली। बढ़िया तरह से वीडियो में बने रहना, समझने की कोशिश करना काफ़ी ज़्यादा डीपली। वैसे आईटीआई में इतना ज़्यादा डीपली नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन काफ़ी डीपली है। केसीएल केवीएल पूरी बढ़िया तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने, देखते हैं, आपको बढ़िया तरह से समझाने की प्रयास करेंगे। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो कोई लेक्चर को दोबारा देखना, फिर भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, फिर दोबारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो के साथ में यार लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो अपने पास पहला क्वेश्चन है। ये तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। क्लोरीन सिस्टम बांडों में निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा? क्या केवल प्रवेश प्रबंधित करने के लिए, केवल स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने के लिए, आग या विस्फोट के खतरे के लिए, या प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य की चेतावनी के लिए के खतरे की चेतावनी देने और आग का विस्फोटक के खतरे से? ओके, तो इसके अंदर सब आ जाते हैं। प्रवेश को प्रतिबंधित करना, स्वास्थ्य की चेतावनी देना और खतरे की चेतावनी देने और आग के विस्फोट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी अस्पताल में अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में से दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? हॉस्पिटल के अंदर दो विद्युत आपूर्ति की सप्लाई है, दो अलग अलग लाइनें स्थापित की गई है। तो वो हर दोनों लाइनें हैं वो किस कार्य के लिए रहती है? एक सामान्य कार्य के लिए रहेगी, दूसरी जीवन काल के लिए। एन इसेंशियल सिस्टम एंड नॉन नॉन इसेंशियल सिस्टम, इसेंशियल। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? और तीसरा है लाइफ सेफ्टी सिस्टम एंड सेफ्टी सिस्टम एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, ए इमरजेंसी सिस्टम एंड इक्विपमेंट सिस्टम। तो ये एक इमरजेंसी के लिए रहती है लाइन, और जो दूसरी लाइन है वो इक्विपमेंट सिस्टम के लिए रहती है। एक तो जो विद्युत सबको आपूर्ति करेगी, और एक रहती है आपातकालीन के लिए, आपातकालीन सिस्टम्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारा घटना के लिए निम्न में से कौन सा भाग जिम्मेदार है? विच ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फिनोमिना। ओके, तो इलेक्ट्रिकल करंट किस कारण होता करता है? क्या डाई इलेक्ट्रिक के कारण, या इंसुलेटर्स के कारण, या मेटल्स के कारण, या चार्ज के कारण? तो धारा जो प्रवाहित होती है वो चार्ज के कारण रहती है, चार्ज के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। Q बराबर रहता है I गुणा टी, और जो अपने पास T रहता है ये इक्वल में रहता है सेकंड्स के, यानी कि टाइम जो लिया जाता है वो सेकंड में होगा। ओके दोस्तों, और धारा ज्ञात करने के लिए रहेगा Q अपॉन में T। ओके, चार्ज का मात्रक रहता है, इसके अंदर थोड़ा और बताते हैं आपको। तो अपने इसके अंदर पॉइंट चार्ज की यूनिट क्या होती है? पॉइंट चार्ज की यूनिट को देखें अपने, सीधा देखें हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज के लिए यूनिट रहती है कूलम। लाइन चार्ज के लिए रहती है कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज के लिए रहती है अपने कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अपने पास रहता है वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज के लिए रहती है कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q इज इक्वल टू 10T कूलम है, जहां समय अपॉन में सेकंड नहीं, सेकंड के लिए सीधा बोला गया है, जहां समय सेकंड में है। सेकंड में मतलब एक सेकंड को बता रहा है। कूलम इज इक्वल टू रहता है IT, और I ज्ञात करने के लिए रहता है कूलम अपॉन में T, और कूलम अपने पास 10 है,
और सेकंड 1 है तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर्स। एम्पियर्स है तो एम्पियर में लिखेंगे, 10 टी ए हो जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है? एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है? एम्पियर से यूनिट एसआई यूनिट्स ऑफ। तो वोल्टेज की रहती है वोल्ट। ओके, वोल्ट। करंट जो होती है ये धारा की है, करंट की रहती है एम्पियर्स। और पावर की रहती है वाट में। वाट अपने लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, वाट सेकंड अपॉन में सेकंड। वोल्टेज गुणा धारा टाइम्स अपॉन में टाइम। मेन बात है पावर को समय से डिवाइड करेंगे तो अपने पास चार्ज बचे, पावर बचेगी। एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो अपने पास पावर बचेगी। और एनर्जी रहती है, इसकी यूनिट होती है किलो वाट आवर्स या वाट आवर्स भी कह सकते हैं। और एक KWH रहेगा, ये इक्वल्स रहता है 1 BOT की। BOT की फुल फॉर्म बताओ, इतने में दूसरे बताता हूँ मैं। 1000 वाट घंटा कह सकते हैं, 861 किलो कैलोरीज कह सकते हैं, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल कह सकते हैं। ओके, 1 BOT का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड्स ऑफ ट्रेड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो अपने चार प्रकार के मेटल्स जो रहते हैं कंडक्टर्स, उनके क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी आरोही क्रम पूछा जाता है, कभी अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की रहती है, सिल्वर मतलब चांदी। उसके बाद में रहती है कॉपर की, कॉपर्स के बाद में रहती है गोल्ड की कंडक्टिविटी, और गोल्ड के बाद में रहती है एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होगी, उससे कम रहेगी कॉपर की, उससे कम होगी गोल्ड की, और उससे कम रहेगी एल्यूमिनियम की। सिल्वर के लिए कंडक्टिविटी रहती है 98%, कॉपर के लिए रहती है 90%, गोल्ड के लिए होती और एल्यूमिनियम के लिए रहती है 60.6%। राउंड फिगर के अंदर 61% कह सकते हैं। सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.64 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर। ओके, सेमी में है न कि मीटर के अंदर। कॉपर के लिए रहती है, कॉपर दो डायरेक्टली कॉपर की बात करें तो इसके लिए रहता है 1.74 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर। ओके, और इसके अंदर हार्ड्रोन रहता है और एनिल्ड रहता है। एनिल्ड के अंदर 1.72 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर, और हार्ड्रोन की रहती है 1.78 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी। ओके, गोल्ड के लिए होती है, गोल्ड के लिए रहेगी 2.44 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी, और एल्यूमिनियम के लिए रहती है 2.69 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर। ओके, ये चार मेटल से पूछता है। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कंडक्टिविटी सिल्वर की, 2 नंबर पर कॉपर की, 3 नंबर पर गोल्ड की, और 4 नंबर पर एल्यूमिनियम की। ओके, इसकी कंडक्टिविटी कितना परसेंटेज है और रजिस्टिविटी कितनी है, ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये याद करने वाले हैं, कंपोनेंट्स है जो याद करने हैं आपको। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी कॉपर की। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। दिए गए सर्किट में धारा खोजें। यदि रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, रेजिस्टेंस अपने ज्ञात करनी है, इसके अंदर धारा ज्ञात करने के लिए रहता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। धारा ज्ञात करने के लिए रहता है पावर अपॉन में वोल्टेज। धारा ज्ञात करने के लिए रहता है पावर अपॉन में रेजिस्टेंस, और इसका अंडर रूट लग जाएगा। ओके, अभी अपने पास वोल्टेज मौजूद है 9 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो वोल्टेज होगी 9 और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, यानी कि 2000 इज इक्वल में पॉइंट लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, और ये आएगा 4.5। इसे मिली के अंदर चेंज करने के लिए
1000 से गुणा करेंगे और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो अपॉन में 4 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट और यहाँ पर आएगा 4.5 मिली एम्पियर्स। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं इसको। अभी इसके अंदर क्या है, द फाइंडिंग द वोल्टेज रीडिंग इन द फ्लोइंग सर्किट। ये जो अपने पास परिपथ है, परिपथ में वोल्टेज का मान बताइए। ओके, वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास दो वोल्टेज का सोर्सेज है, यहाँ से एम्पियर मीटर के अंदर धारा फ्लो करते हुए धारा की वैल्यू ये दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। धारा फ्लो करते हुए यहाँ से आते हुए इस टर्मिनल से आएगी पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए से दो भागों में डिवाइड होगी, उसके बाद में जाएगी वोल्ट मीटर के ऊपर। वोल्ट मीटर के अंदर जो अपने पास रीडिंग क्या होगी, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो विभवांतर होगा वो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग, और इन दो रेजिस्टेंस से होते हुए धारा वापस नेगेटिव टर्मिनल्स पर सर्किट अपना कंप्लीट करेगी। सबसे पहले अपने ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगकर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो सबसे पहले धारा ज्ञात करते हैं अलग अलग ब्रांच की। तो इधर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ता है, सीरीज के अंदर क्या होता है, जो सबसे मिनिमम मान का, सबसे अधिक मान का जो रेजिस्टेंस रहता है उससे भी टोटल वैल्यू अधिक रहती है, जबकि पैरेलल्स के अंदर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम मान के रेजिस्टेंस से भी कम रहती है। ओके, धारा ज्ञात करते हैं। वोल्टेज अपने पास है 2, ऊपर लिखते हैं यार, इसमें काफी जगह लगेगी। 2 अपॉन में 50 और 20 70, ये अपने पास धारा है। इसको ज्ञात भी कर सकते हैं पॉइंटों में, इससे इसकी बजाय सीधा ही लिख लेते हैं। अब 50 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, तो 2 अपॉन में 70, टोटल अपने पास 70 धारा है और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और धारा गुणा रेजिस्टेंस वोल्टेज रहती है अपने पास। 0 से 0 डिवाइड करेंगे और 5 दूनी 10, 10 अपॉन में 7 अपने पास 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर वोल्टेज आ गई। अभी 20 अपने पास 10 ओम का है, उसके अंदर ज्ञात करेंगे। 10 ओम के अंदर 10 और 60 रहेगी, 70 हो गई टोटल। तो 2 ऊपर में 70, ये अपने पास धारा है। वोल्टेज के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 यानी कि 2 अपॉन में 7, ये अपने पास वोल्टेज है। अब यहाँ पर क्या है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में ये वोल्ट मीटर जो है इधर प्लस माने और इधर माइनस माने, ये अपने पास इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज देखना है। तो इस पूरी ब्रांच के अंदर केवीएल लगाएंगे अपने। ओके, केवीएल के लिए सबसे पहले अपने सेकंड पॉइंट को चूज करते हैं, यानी कि नेगेटिव माइनस, इसे वी मान लेते हैं, वोल्ट मीटर की वोल्टेज। फिर चलेंगे, धारा का मान इधर से आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास प्लस, इधर प्लस आएगा, प्लस वोल्टेज है 2 अपॉन में 7, और इधर से ये सेकंड टर्मिनल चलेंगे यानी कि माइनस में, माइनस माइनस वोल्टेज है अपने पास 10 अपॉन में 7। तो अपने वी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसे इक्वल में रखना चाहिए था, नहीं रखा, चलो फिर भी कर लेते हैं। 10 अपॉन में 7 माइनस 2 अपॉन में 7, एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 8 अपॉन में 7, ये धारा की वैल्यू आई। अब प्लस में आई गया माइनस में, तो अपने सबसे पहले टर्मिनल्स ये दोनों चूज किए हैं और वोल्टेज अपने पास क्या आई है, 2 अपॉन में 7 से डिवाइड किया अपने पास। यहाँ पर अपने 10 को, इस वैल्यू को कर लिया यहाँ पर आगे, ये देखो, और इस वैल्यू को इधर कर लिया, तो ये मान आ गया प्लस में, जबकि मान अपने लेना था माइनस में, तो 8.7 आएगा। इस ब्रांच में आप लगा के देखना, फिर भी आपको एक बार कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर ये रेजिस्टेंस के अंदर धारा की वैल्यू कितनी होगी, ये अपने पास रहेगी 2 अपॉन में 70, 2 अपॉन में 7, 2 अपॉन में 70 धारा है टोटल, गुणा 20 करेंगे, इससे ये डिवाइड हो गया और दो दो हो जाएंगे 4 और अपॉन में 7, ये अपने पास रेजिस्टेंस है 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर वोल्टेज आ गई। ओके, अभी अपने पास धारा है 2 अपॉन में 70 गुणा 60 ओम का रेजिस्टेंस है गुणा 60,
0 से 0 डिवाइड करेंगे, 6 और 2 12, 12/7 लिखेंगे फॉर्मूला। इधर प्लस मान रहे हैं और इधर माइनस, जबकि यही वोल्टमीटर के अंदर अंकित है, ये प्लस मानना है और इस टर्मिनल्स को माइनस। ओके, तो लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू आएगी प्लस इधर और इधर आएगा माइनस, क्योंकि धारा की डायरेक्शन क्या है, ये है। धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहते हैं। तो अपने लिखेंगे सबसे पहले माइनस, वोल्टेज अपने पास 20 ओम में 4/7, फिर आएगी वैल्यू इसकी प्लस इधर है और इधर माइनस, सेकेंड ऑप्शन को उठा रहे हैं तो प्लस 12/7 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज अपने पास क्या है प्लस में, प्लस वीवी। वीवी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। वीवी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने लिखेंगे सेम इसी फॉर्मूले को, तो 4/7 माइनस 12/7 इज इक्वल्स टू एलसीएम 7 और 4 माइनस 12, ये वैल्यू आएगी अपने पास माइनस के अंदर 8/7। ओके, अभी अपने इस वैल्यू को लिखा है पॉजिटिव के अंदर। करंट के डायरेक्शन में किसे लिखा फॉर्मूला, उल्टे डायरेक्शन में, तो प्लस में आना चाहिए था वैल्यू, जबकि यहाँ पर आया है माइनस में। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन का सलूशन होगा। आपको समझ जाए तो बढ़िया है। आप पहले फॉर्मूले, पूरी ब्रांच का सलूशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इनके अंदर धारा ज्ञात करो, धारा ज्ञात करके इसके अंदर वोल्टेज कितनी है, इसके अंदर वोल्टेज कितनी है, और ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 में से, इन पर वोल्टेज ड्रॉप, इन पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इन दो टर्मिनल्स के ऊपर ज्ञात करनी है। जबकि करंट की डायरेक्शन रहती है, आप जी के उस डायरेक्शन में ज्ञात करो, लेकिन बाद में इस चीज का ध्यान रखो कि धारा एक्चुअल में किस डायरेक्शन में थी। ओके, अभी अपने इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर आएगा 8/7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित परिपथ में धारा आई खोजें, फाइंड द करंट आई इन ए फॉलोइंग सर्किट्स। इसके अंदर ये क्या है, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर, देख के बताओ बढ़िया से। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको 4 प्रकार के बता रहा हूं मैं सोर्सेज, इसमें प्लस और इसमें माइनस। प्लस माइनस, यहाँ पर तीर की डायरेक्शन ये, यहाँ पर अपने आर आई लिख देंगे, यहाँ पर आर वी लिख देंगे, यहाँ पर आर आई लिख देंगे, यहाँ पर आर वी लिख देंगे। तो इसके अंदर क्या आपने लिखा है, धारा ही लिखा है इसके अंदर। आर तो आप कोई भी वैल्यू इसे मान सकते हो, ज्यादातर आर ही लिखा रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यूज को दिखाने के लिए। अभी अपने पास रहा आर, तो ये टर्मिनल जो है ये शो कर रहा है अपने को, यहाँ पर धारा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एक्चुअल में सोर्स क्या है, वोल्टेज प्लस माइनस दिखा रखा है तो वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर बाहर क्या शो कर रही है, धारा, यानी कि करंट डिपेंडेंट, करंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। ये अपने पास है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, ये है अपने पास धारा है बाहर, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्सेज है, करंट सोर्सेज। ओके, ये है अपने पास बाहर वोल्टेज शो करा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्सेज। ओके, इनमें कोई डाउट लगे तो आप बताना मेरे को, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बैक जा रहा हूँ। ओके, अभी अपने इस टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज क्या रहता है, एक चीज और याद रखो, अगर पैरेलल्स में अपने पास ये सर्किट है, ओके, और यहां पर करंट सोर्सेज आ गया और यहां पर आ गया वोल्टेज सोर्स, तीनों के अंदर जंक्शन क्या बन रहा है, एक बन रहा है,
और एक इसको अपने ग्राउंड मानते हैं कभी। ओके, तो ये मेन टर्मिनल है, तो इसके अंदर ये पैरेलल्स में वोल्टेज सोर्स भी है और यहाँ पर धारा भी है। तो पैरेलल्स में करंट सोर्स का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वोल्टेज सोर्स एक कार्य करता है। सीरीज के अंदर अगर इस प्रकार यहाँ पर धारा है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, ये धारा 5 एम्पियर्स है और यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो सीरीज के अंदर वोल्टेज सोर्स का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पैरेलल्स में करंट सोर्स का प्रभाव। आपको वैल्यू लेके चलनी है, पैरेलल्स में वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को लेके चलना है, सीरीज में धारा सोर्स है तो धारा सोर्स, यानी कि ये 5 में सीरीज का धारा दर्शा रखा है करंट, तो इसका मतलब है वोल्टेज सोर्स के अंदर से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जबकि ये कोई जरूरी नहीं है भी ये करंट सोर्स के ऊपर 12 वोल्टेज है। ओके, इसीलिए पैरेलल्स में वो करंट सोर्सेज का प्रभाव समाप्त होता है, जबकि सीरीज के अंदर वोल्टेज सोर्स का प्रभाव समाप्त होता है। पैरेलल्स में करंट का प्रभाव समाप्त होगा, सीरीज के अंदर वोल्टेज सोर्सेज का। अभी अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये है अपने पास करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। ओके, इस क्वेश्चन के लिखेंगे 5i वोल्टेज है इज इक्वल्स टू, इस टर्मिनल्स की ये वोल्टेज है 5i। ओके, इसके अंदर आगे देखते हैं भी यहाँ पर अपने को धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है ये, तो अपने लिखेंगे 24, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, और अपने पास धारा का रेजिस्टेंस क्या है 18 के केवीएल लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे, केवीएल लिख रहे हैं अपने ऐसे नहीं, धारा सोर्स के हिसाब से लिखेंगे यार, ऐसे चल रहा है तो अपने लिखेंगे पहले प्लस वोल्टेज सोर्स प्लसेज में, और यहाँ पर 18 के अंदर क्या है प्लस नेगेटिव माइनस 18, तो अपने पास रेजिस्टेंस आ गया और वोल्टेज क्या रहती है धारा गुणा रेजिस्टेंस, तो अपने यहाँ पर आई लगा देंगे। ओके, आई को इस टाइप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 23 आई इज इक्वल्स टू 24। ओके, अब यहाँ पर ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और प्लस के कारण ऐड हो गया 18 और 5 23, और ये वोल्टेज सोर्स अपने स्थान पर है 24 वोल्टेज का वोल्टेज जो लगा हुआ है ये वोल्ट। ओके, तो अपने पास धारा ज्ञात करने के लिए रह जाएगा वोल्टेज अपॉन में धारा, ऑप्शन नंबर ए। किसी प्रकार का कोई डाउट रहा क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और करवा देता हूँ। पैरेलल्स में क्या, पैरेलल्स में करंट सोर्सेज का प्रभाव समाप्त होता है और सीरीज में वोल्टेज सोर्स का। तो अभी अपने पास यहाँ पर टर्मिनल्स के ऊपर क्या है वोल्टेज करंट सोर्स है नहीं, तो इसको समाप्त कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वोल्टेज है जंक्शन के ऊपर 5i। ओके, और अपने पास इस ब्रांच के अंदर केवीएल लगाते हैं तो क्या मिलेगा, पूरी ब्रांच के अंदर नहीं लगाना, इस 12 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर अपने को ओनली इस ब्रांच का चाहिए इतने का जंक्शन तक। केसीएल के अंदर करेंगे, केसीएल लिख लेते हैं चलो। जंक्शन वोल्टेज है 5i, केवीएल नहीं लिखना यार, केसीएल होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले ही मैंने मेरे हिसाब से आपको केवीएल कहा था। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसके आगे अपने लिखेंगे भी यहाँ पर ये जंक्शन है, केसीएल लगाएंगे, केसीएल रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 5i अपने पास जंक्शन वोल्टेज है। ओके, इस ब्रांच के लिए लिखेंगे केवीएल केसीएल, तो अपने पास 24 वोल्टेज है, यहाँ से अपने धारा को इस डायरेक्शन में मिल रही है तो इसके लिखेंगे -24, और धारा क्या है अपने पास, धारा है अपने पास 18, रेजिस्टेंस है 18 ओम का। ओके, तो दोस्तों अभी अपने करते हैं क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन। देख लिया आपने भी, सोर्सेज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट
करंट सोर्सेस। अभी अपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर अपने पास है कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, तो वोल्टेज है अपने पास 5i, ओके, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर केवीएल लिखेंगे तो अपने पास +24, धारा की डायरेक्शन माइनस, तो यहाँ पर -18i, वोल्टेज अपने पास है, ये वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज पर आ गई, और यहाँ पर जो अपने बात करें तो 18 रेजिस्टेंस है, और धारा क्या रहती है, I गुणा R। R अपने पास है, I को अपने लिख लिया। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 23i इज इक्वल टू 24। धारा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 24/23। ओके दोस्तों, अपने पास आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन करते हैं 10 को। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इज नॉट यूज। सबस्टेशन के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वायरिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग वायरिंग, इंडस्ट्रियल के लिए। तो अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए रहती है, कमर्शियल के लिए रहती है, रेजिडेंशियल के लिए NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। इसके फुल फॉर्म है ये NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, कई बार आ जाता है। तो इसके अंदर अपने सब स्टेशन के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता, सब स्टेशन निर्माण के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर का आंसर रहेगा अपने पास ए। क्वेश्चन नंबर 11, 200/120 वोल्टेज 3 फेज 4 वायर 4 तार विद्युत प्रणाली के लिए ड्रिल लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम 120, 120 पर रेजिडेंसी साइड वॉक कितनी होगी जो इससे कम नहीं हो सकती? तो इसके अंदर रहता है 10 फीट के लिए फिक्स डेटा है दोस्तों, याद रखने वाली बात है। ओके, एक आता है मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस कंडक्टर टू अर्थ के लिए, उसके लिए आपको वैल्यू लिखा रहा हूं। इसके अंदर 0 से 50 केवी तक, 50 केवी से लेकर 200 केवी, और 200 केवी टू 350 केवी, 350 केवी टू 500 केवी, और 500 केवी टू 750 केवी, 750 केवी टू 1000 केवी, और 1000 केवी से ज्यादा। कंडक्टर टू अर्थ के मध्य डिस्टेंस मिनिमम क्लियरिंग कितना होना चाहिए, तो वो आप लिखो। तो इसके अंदर रहता है 10, 15, 20, 25, 35, 45 और 50। ओके दोस्तों, फीट्स के अंदर वैल्यू है, फीट फीट के अंदर, फीट्स के अंदर, फीट्स के अंदर और फीट्स के अंदर सीधी वैल्यू याद रखना। 5 से 50, 50 से 200, 200 350, 350 से 500, 500 से 750, 750 से 1000, और 1000 से ज़्यादा केवी के लिए, और 10, 15, 20, 25, 35, 45, 50 इस तरह से याद रख लेना। आपको जो भी तरीका बढ़िया लगे, या आपको एक प्रोफेशनल तरीके से याद भी कर सकते हो। 50 केवी के लिए 50 केवी तक रहता है 10 केवी, 10 फीट्स के लिए 50 से 200 केवी के लिए 15 फीट, 200 से 350 केवी तो 20 फीट्स, 350 केवी से लेकर 500 केवी के लिए 25 फीट, 500 टू 750 केवी के लिए 35 फीट, 750 टू 1000 केवी के लिए 45 फीट, और 1000 केवी से ज़्यादा के लिए 15 फीट्स। ओके, ये दोस्तों वैल्यू है, आप याद रखना। मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस को शो करता है ये कंडक्टर टू ग्राउंड के मध्य। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन आज थोड़े बढ़िया लेवल के हैं, थोड़े क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करवा देता हूँ। लेक्चर छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया से समझ आना इम्पोर्टेंट रहता है। मैंने केबल में इसका उपयोग करने के लिए अलावा एक कंडक्टर शील्ड में इस्तेमाल सीलिंग योगी का न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास लगभग 15 mm रहता है, यानी कि 5/8 इंचेस।
इसके अंदर आपको और लिखाऊं तो जो अपने पास बोर्ड यूज किया जाता है स्विच बोर्ड, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। 5 किलोवाट से लोड ज़्यादा होते ही 5 किलोवाट से लोड ज़्यादा होते ही ELCB का यूज करना चाहिए। 4 किलोमीटर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। 3 किलोवाट से लोड ज़्यादा होते ही 3 फेज सिस्टम यूज लेना चाहिए। बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा इसका जांच करवानी चाहिए। और लाइट एंड लाइन दोनों व्यवस्था पोल पर है तो 45 मीटर्स होनी चाहिए। लाइन व्यवस्था है तो अपने 67 मीटर से डिस्टेंस रहनी चाहिए पोल स्पान। बाकी आपको पूरा डीपली से कर चलेंगे अपने, एक बार नॉर्मल थोड़ी थोड़ी वैल्यू लिख लेते हैं तो इसी के साथ रिवीजन होता रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 13, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। एन आउटलेट बॉक्स माउंटेड इन ए क्वेश्चन नंबर 13, एक दहनशील दीवार में आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए? तो ये दीवार के बिल्कुल फ्लशड यानी कि दीवार के बिल्कुल चिपके एकदम बिल्कुल साथ में लगा हुआ होना चाहिए, ना तो आगे और ना ही पीछे, बिल्कुल दीवार के साथ में एडजस्ट होके। क्वेश्चन नंबर का आंसर आएगा सी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा? द मास ऑफ आयन्स लिबरेटेड एट इन इलेक्ट्रोड इज। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं तो जो माइकल फैराडेज इज ए इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट लॉ की बात करें तो इसके अंदर जब किसी विद्युत अपकरण के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो आयनों के सहनती जो अपने धारा प्रवाहित करवाते हैं वो पदार्थ के एकत्रित द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी कि M समानुपाती ZIT, या कह सकते हैं M समानुपाती ZQ। क्यू रहता है गुण IT, तो दोनों सेम एक ही बात है, फिर भी आपको बता दिया। तो माइकल फैराडे के सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ कहता है कि आयनों की सहनती जो अपने धारा प्रवाहित करवाते हैं ये परमाणु भार के समानुपाती होती है। ओके, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रहता है ये परमाणु भार के समानुपाती रहता है, धारा परमाणु भार के समानुपाती रहती है। अब इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे Z2 अपन में Z1, E2 अपन में E1। ओके, दोनों अपने पास माइकल फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ कर लिए। अब आपको बताते हैं द मास ऑफ आयन्स लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती रहता है, ना तो 4 गुना रहता है और ना ही धारा का वर्ग रहता है। आप यहाँ पर देख रहे हो मास समानुपाती मास समानुपाती इज इक्वल टू आई। ओके, आयनों का द्रव्यमान मतलब मास और धारा के समानुपाती आपको दिख रहा है। तो अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन होगा शायद तक। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार M समानुपाती ZQ में तो Z क्या प्रतिनिधित्व करता है? अभी तो बताया आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स को, जहां Q बिजली की मात्रा और M मास मुक्त आयनों का द्रव्यमान यानी कि मास होता है। तो ये अपने पास Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE की फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। ओके, फुल फॉर्म। आज के दोस्तों में 15 क्वेश्चन ही करेंगे। दोबारा से आप देखना, लेक्चर छोटा रहेगा शायद तक ये, तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज करना। क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आपको दोबारा रिवीजन करवाएंगे। ओके, तो कल के दिन में अपने करेंगे 15 से आगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रहे तो थोड़े करवाएंगे जिसको आपको बढ़िया से समझ आ जाए। ज़्यादा करवाने से क्या